और चॉइसेस बनाता है और किस तरह से हमारा ब्रेन हमारे बाइंग एबिलिटी को इफेक्ट करता है। यानी हमारा ब्रेन ही हमें बताता है कि किस प्रोडक्ट को खरीदना है और किस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है। बाइंग और सेलिंग प्रोसेस सदियों से चला आ रहा है और ये प्रोसेस आगे भी चलता जाएगा। जब बात बाइंग की आती है तो हमें कोई भी इश्यू नहीं होता है। हम जो खरीदना होता है हम उसे फौरन खरीद लेते हैं। लेकिन बात जब सेलिंग की होती है तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम अपना प्रोडक्ट किसी को कैसे पिच करें, यानी किसी को कैसे बेचें। अक्सर लोगों को ये लगता है कि अपना प्रोडक्ट बेचना या फिर सेल करना एक आर्ट है, लेकिन रियलिटी में सेल करना आर्ट नहीं बल्कि साइंस है। नमस्कार, कुको एफएम पर मैं हूं आरजे असर। आज हम जिस बुक पर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है द साइंस ऑफ सेलिंग, प्रूवन स्ट्रेटजीज टू मेक यू पिच, इन्फ्लुएंस डिसीजंस एंड क्लोज द डील। और इस बुक के ऑथर यानी राइटर हैं डेविड होफील्ड। आप अपने आसपास नजर घुमाकर देखेंगे तो हर जगह आपको सेल्स ही नजर आएगी। हर इंसान कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो कोई सर्विस बेच रहा है और तो और कोई अपने स्किल्स बेच रहा है। यहाँ तक कि आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर के सामने आप अपने को ही बेचते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो हमारी कंट्री में हर 10 में से 9 लोग सेल्स की जॉब कर रहे हैं और ये लोगों को अलग-अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रहे हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 90% सेल्स एम्प्लॉय अपनी सेल का टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं। एक सच ये भी है कि आज के दौर की मार्केट प्लेस पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन अभी भी सेलिंग मार्केट में पुराने ही मेथड को यूज किया जा रहा है। जो सेल्स पर्सन है उन्हें यह समझ नहीं आता कि आज के दौर में सेलिंग कैसे की जाए, किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को पिच किया जाए। आज की इस बुक समरी को सुनकर आपको यह मालूम होगा कि किस तरह से हम अपनी सेल्स एबिलिटी और सेल्स पिच को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्स पीपल आज के दौर में क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, सेल्स को इन्फ्लुएंस करने वाले दो मेथड कौन कौन से हैं। इसके अलावा आज की बुक समरी सुनकर आपको यह भी पता चलेगा कि साइंस बेस्ड 5 सेल्स प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी कौन कौन सी हैं। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे आगे के एपिसोड में। कुकू एफएम पर आपने सुनी द साइंस ऑफ सेलिंग, प्रूवन स्ट्रेटेजी टू मेक योर पिच, इन्फ्लुएंस डिसीजन एंड क्लोज द डील की ऑडियो समरी, जिसे लिखा है डेविड हॉफील्ड ने। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। वाई सेल्स पीपल अंडर परफॉर्म। आज के इस दौर में हर चीज तेजी से बदल रही है और मार्केट में नए नए प्रोडक्ट भी डेली आ रहे हैं। इसके अलावा कंपटीशन भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है जितनी तेजी से मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ऐसे में सेल्स पीपल के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का और अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स से बेहतर बताने का प्रेशर रहता है और इस प्रेशर का असर उनकी परफॉर्मेंस पर दिखाई देता है। एक रिसर्चर ने 800 सेल्स पीपल के ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट की थी और इस रिसर्च में रिसर्चर्स ने ये एनालिसिस किया कि सिर्फ 37% सेल्स पीपल ही कंसिस्टेंटली इफेक्टिव हैं, यानी सिर्फ 37% लोगों की सेल्स स्किल्स बेटर है। बाकी 67% सेल्स पीपल सेल्स को उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो 67% सेल्स पीपल उस तरह से सेल्स नहीं कर पा रहे हैं या उस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को पिच नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उन्हें एक्चुअल में करना चाहिए था। एक सर्वे में यह भी था कि हर कंपनी में 39 से 40% तक सेल्स पीपल अपने एनुअल टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी हर 10 में से 4 सेल्स पर्सन अपना एनुअल टारगेट ही अचीव नहीं कर पाते हैं। एक सेल्स पर्सन का बिहेवियर ही कस्टमर के बाइंग डिसीजन को डिटरमाइन करता है। यानी सेल्स पर्सन का अपने कस्टमर के साथ कैसा बिहेवियर है, सेल्स पर्सन का कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कैसा है, ये सब कस्टमर के बाइंग डिसीजन पर असर डालते हैं। अगर आप पोलाइट हैं, हॉनेस्ट हैं, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में जरूर सोचेगा। और अगर वहीं आप रूड हैं और आपकी इंटरेक्शन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप भूल ही जाइए कि कोई कस्टमर कभी भी आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स ग्रुप चैली ग्रुप ने 1 लाख बायर्स के बाइंग बिहेवियर पर स्टडीज की थी और इस स्टडीज में यह पाया गया था कि बायर प्रोडक्ट्स के बेस पर किसी कंपनी के कस्टमर नहीं बनते, बल्कि उस कंपनी के सेल्स पीपल के बेस पर कंपनी के कस्टमर बनते हैं। और सीईबी के रिसर्च में यह भी पाया गया था कि अगर एक कस्टमर किसी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज बार बार यूज करता है तो उसकी मेन वजह उस कंपनी में काम करने वाला
सेल्स पीपल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो हमें वहाँ काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। प्राइवेट बैंक में काम करने वाले स्टाफ हमें बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं और जो सेल्स पीपल होते हैं यानी प्राइवेट बैंक में काम करने वाला पर्सनल बैंकर या रिलेशनशिप मैनेजर होता है, वो हमसे हम्बल तरीके से बात करते हैं और हमसे अच्छे से इंटरेक्ट होते हैं और हम उनके बिहेवियर के बेस पर ही उनके बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं या फिर उनके बैंक से लोन लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि उनके बैंक का प्रोडक्ट कैसा है, हम बस उनके बिहेवियर के बेस पर ही उन्हें बिजनेस दे देते हैं। अक्सर सेल्स सेगमेंट में काम करने वाले लोग यही सोचते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स और खुश मिजाज पर्सनैलिटी के बेसिस पर ही उन्हें सक्सेस मिल जाएगी। और वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है या जिसे ज्यादा बातें बनाना नहीं आता है, वो कभी सेल्स नहीं कर पाएगा। लेकिन एक साइंटिफिक रिसर्च टीम ने इस अजम्पशन को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। साइंटिफिक रिसर्च टीम का ये मानना है कि आप अपनी नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट की वजह से एक अच्छे सेल्स पर्सन नहीं बनते हैं, बल्कि अच्छे सेल्स पर्सन वो ही बनते हैं जो अपनी नेचुरल एबिलिटी के बियॉन्ड यानी नेचुरल एबिलिटी से आगे निकलकर काम करते हैं और जो लगातार अपनी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करता रहे। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उस प्रोडक्ट की आपको डीप नॉलेज ही ना हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कस्टमर आपसे कभी भी कन्विंस नहीं होगा। जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर के अंदर आपके प्रोडक्ट को लेकर क्यूरियोसिटी होगी और क्यूरियोसिटी की वजह से वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछेगा। और अगर आप एक भी क्वेश्चन का कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे पाए तो कस्टमर आपसे कन्विंस नहीं होगा और जब कन्विंस नहीं होगा तो आपसे प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेगा। एज ए सेल्स पर्सन आप कस्टमर के क्वेश्चंस का आंसर्स तभी दे पाएंगे जब आपको अपने प्रोडक्ट की डीप नॉलेज होगी। अक्सर डीप नॉलेज न होने की वजह से सेल्स पीपल अंडर परफॉर्म करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ाने वाली प्रोफेसर कैरोल डेवेक ने इस पर कई सारे रिसर्च किए थे कि किस तरह से किसी इंसान की मेंटालिटी उसके परफॉर्मेंस पर असर डालती है। कैरोल डेवेक के अकॉर्डिंग एक इंसान के अंदर दो तरह के माइंडसेट हो सकते हैं। पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट में ये बिलीफ रहता है कि आप अपनी एबिलिटीज को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी आदतें हैं उन्हें कभी भी बदला नहीं जा सकता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट में ये बिलीफ रहता है कि इंसान अपने कंटिन्यूअस एफर्ट से अपनी एबिलिटीज को चेंज कर सकता है। कंटिन्यूअस एफर्ट से ही इंसान अपने अंदर नई क्वालिटीज को डाल सकता है। अब हमारे अंदर यह सवाल उठता है कि क्या हमारा माइंडसेट हमारी सेल्स के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है? इसका जवाब है जी हाँ। हमारा माइंडसेट हमारी सेल्स के रिजल्ट को बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता है। साइंटिफिक स्टडी में यह पाया गया है कि जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो सेल्स में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और अपने टारगेट को बाकी लोगों के कंपैरिजन में जल्दी अचीव कर लेते हैं। वहीं जो फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं वो अंडर परफॉर्मिंग रह जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी इलीट सेल्स पर्सन होते हैं वो सेल्स को इजीली कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखेंगे कि आपके बॉस की या आपके रिपोर्टिंग मैनेजर की सेल्स स्किल्स आपसे कई गुना ज्यादा अच्छी होंगी या आपकी कंपनी के एमडी या सीईओ की सेल्स आपसे कई गुना बेहतर होगी। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका यही जवाब है कि इन लोगों की सेल्स ट्रेनिंग काफी अच्छी होती है। ये माना भी जाता है कि कॉर्पोरेट में जिसकी सेल्स अच्छी होती है वो ही ज्यादा तरक्की करता है। अगर कोई आपका बॉस है तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि उसकी सेल्स स्किल्स आपसे बेहतर है और उसकी सेलिंग स्किल्स आपसे बेहतर इसलिए हुई क्योंकि उसकी सेल्स करने की ट्रेनिंग आपसे बेहतर हुई है। और साइंस भी यही मानती है कि ऐसे लोगों की ट्रेनिंग ज्यादा होने की वजह से ही उनके अंदर गजब की सेल्स स्किल डेवलप हो गई है। यानी लैक ऑफ सेल्स ट्रेनिंग की वजह से भी सेल्स पीपल अंडर परफॉर्म करते हैं। जब भी आप कोई नया बिहेवियर सीखते हैं तो आपके अंदर एक नया नेचुरल पाथ क्रिएट हो जाता है और आपका ब्रेन चेंज होने लगता है। जितना हम ये नेचुरल कनेक्शन यूज करते हैं उतना ही हमारा ब्रेन भी डेवलप होता जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम सेल्स पीपल को सेल्स की ट्रेनिंग देते जाएंगे तो उसके अंदर भी नेचुरल पाथ क्रिएट होता जाएगा और जितना इस नेचुरल कनेक्शन का यूज होगा उसी हिसाब से ब्रेन भी डेवलप होता जाएगा। देखा जाए तो आज की मार्केट प्लेस बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन इस बदली हुई मार्केट प्लेस में भी सेल्स ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं बदली है और शायद यही वजह है कि आजकल लोगों को सेल्स करने में दिक्कत आती है।
ईएस रिसर्च ग्रुप के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 15% सेल्स ट्रेनिंग ही सेल्स पर इफेक्ट डालती है। बाकी 85% सेल्स ट्रेनिंग का सेल्स पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। सेल्स पीपल के अंडर परफॉर्म करने की एक वजह यह भी है कि उन्हें जब भी सेल्स ट्रेनिंग दी जाती है तो वो सेल्स एक्टिविटी पर बेस होती है। ऐसा करने से सेल्स पर्सन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से सोचता है और उसका एम सिर्फ सेल्स पर ही रहता है। जबकि सेल ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पर सेल्स पीपल बाइंग एक्टिविटी को समझकर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करे। यानी सेल ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पर सेल्स पीपल ये समझे कि जब एक कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका माइंडसेट कैसा होता है, वो कस्टमर किस नजरिए से सोचता है और प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। जो मॉडर्न सेलिंग टेक्निक है वो साइंस ऑफ सेलिंग से कॉन्फ्लिक्ट करती है। जो दो एग्जाम्पल हैं जिसे साइंस अपोज करती है वो ये है कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं यानी जो सोशल होते हैं वो बहुत ही अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं और उनके अंदर सेल करने की नेचुरल एबिलिटी होती है। वो ऐसे होते हैं कि किसी गंजे को भी कंघी बेच दें, आम को अमरूद बता के बेच दें। लेकिन कई रिसर्च से ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक मिथ है। आपके इंट्रोवर्ट होने से आपके सेल्स का कोई लेना देना नहीं है। मैनेजमेंट के प्रोफेसर एडम ग्रांट ने 3 महीने एक स्टडी की। उसमें 340 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को लिया गया जिसमें कुछ एक्सट्रोवर्ट थे, कुछ इंट्रोवर्ट थे तो कुछ एम्बिवर्ट थे, यानी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों। इस स्टडी में यह पाया गया कि जो इंट्रोवर्ट थे वो $120 पर आवर सेल कर रहे थे और जो एक्सट्रोवर्ट थे वो $125 पर सेल कर रहे थे। और सरप्राइजिंगली जो एम्बिवर्ट थे वो $220 पर सेल कर रहे थे। इसके अलावा यह भी स्टडी में पाया गया कि इंट्रोवर्ट सेल पर्सन सेल्स में ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि ये बायस को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है कि सेल्स कॉल्स को कैसे शुरू किया जाए। अक्सर सेल्स ट्रेनर ये बताता है कि हमें बायस से छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी, ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सेल्सी लगता है। जबकि सोशल साइकोलॉजिस्ट डेनियल हावर्ड का ये मानना है कि हमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल पूछना चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बड़े इंपैक्ट डालते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछकर सेल्स पर्सन को फेवरेबल रिप्लाई मिलता है और डील क्लोज होने के 32% चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने से न घबराइए और ये मत सोचिए कि आप कम बोलते हैं तो आप अच्छे सेल्स पर्सन बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि सेल करना एक साइंस है और ये साइंस हमें सीखनी होगी। द टू मेथड्स ऑफ सेल्स इन्फ्लुएंस। लोगों का ये मानना है कि फर्स्ट मूवर्स को हमेशा एडवांटेज मिलता है, यानी अगर आप किसी चीज की शुरुआत पहले करते हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आप किसी बायर को एक फॉर्मल सेल्स प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और आपका कॉम्पिटिटर भी उसी बायर्स के पास अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन देने जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप बायर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर लें तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से पहले बायर्स से मिलना होगा। बिहेवियरल साइंटिस्ट नॉर्मन मिलर और डोनाल्ड कैम्बेल का यह मानना है कि प्रेजेंटेशन का ऑर्डर बायर्स के डिसीजन मेकिंग पर असर डालता है। उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग चाहे आप पहले प्रेजेंटेशन दें या अपने कॉम्पिटिटर के बाद प्रेजेंटेशन दें, ऐसे में प्रेजेंटेशन के बीच का टाइम गैप बहुत मायने रखता है। अगर प्रेजेंटेशन आपको और आपके कॉम्पिटिटर को बैक टू बैक देनी हो तो बेहतर यही होगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से पहले जाएं, आप फर्स्ट मूवर बने। जब आप फर्स्ट मूवर बनेंगे तो आप बायर के प्रेजेंटेशन को शेप दे सकेंगे, आप बायर्स के मन में बायस क्रिएट कर सकेंगे, यानी आप बायर्स के मन में ये पहले ही डाल सकेंगे कि आपका प्रोडक्ट बाकी कंपनी के प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है। आपका बायर्स के माइंड को अपने प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट कर सकेंगे। वहीं अगर आप दूसरे नंबर पर जाएंगे तो बायर्स के मन में ऑलरेडी पहली वाली कंपनी का प्रोडक्ट चलेगा और वो शायद आपकी सेल्स पिच पर फोकस भी ना कर पाए। सालों से साइंटिस्ट ये रिसर्च करने में लगे हुए हैं कि आखिर लोग इन्फ्लुएंस कैसे हो जाते हैं। बिहेवियरल साइंटिस्ट रिचर्ड पेटी और जॉन कैसियोपो ने कई सारे रिसर्च कंडक्ट किए ये पता लगाने के लिए कि एक इंसान दूसरे इंसान से कन्विंस कैसे हो जाता है। इनके रिसर्च में यह पता लगा कि इंसान का ब्रेन दो तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, पहला पेरीफेरल रूट के थ्रू और दूसरा सेंट्रल रूट के थ्रू। और ये दोनों ही रूट आपस में कनेक्टेड होते हैं और दोनों ही एक साथ वर्क भी करते हैं और इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में
पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। पेरीफेरल रूट और सेंट्रल रूट ही ये दो मेथड हैं जो एक सेल्स पर्सन की सेल प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। पेरीफेरल रूट में आप बायर्स को एक्चुअल कंटेंट से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे अपने बिहेवियर और मैनर से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप बायर्स को डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते हैं। इसमें आप अपने अपीयरेंस से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बायर्स के माइंड में अपना अच्छा इंप्रेशन डालने की कोशिश करते हैं ताकि बायर्स इन्फ्लुएंस हो सके। पेरीफेरल रूट में मेंटल रिफ्लेक्सेस की कई सीरीज होती हैं और इस सीरीज को ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ह्यूरिस्टिक्स का ये मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल वे में सॉल्व करना। इस ह्यूरिस्टिक्स में 4 प्रैक्टिकल अप्रोच होते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके बायर्स को मैसेज रिसीव करने में कोई भी इश्यू नहीं होगा, यानी आप बायर्स को इजीली कन्विंस कर सकेंगे। पहला अप्रोच है सिंगल ऑप्शन एवर्जन। बिहेवियरल साइंटिस्ट डैनियल मोकोन के रिसर्च के अकॉर्डिंग जब आप बायर्स के सामने सिंगल ऑप्शन रखते हैं तो कम चांसेस होते हैं कि बायर आपके प्रोडक्ट को खरीदे। जब तक आप बायर्स को एटलीस्ट 2 ऑप्शन नहीं देंगे तब तक आप उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। डेनियल मोकोन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया और इस एक्सपेरिमेंट में बायर्स को सुपरमार्केट से डीवीडी प्लेयर खरीदने को कहा और वहां पर सिर्फ डीवीडी प्लेयर का एक ही ब्रांड था। एक ही ब्रांड होने की वजह से सिर्फ 10% बायर्स ने डीवीडी प्लेयर को खरीदा और जब वहां पर डीवीडी प्लेयर के एक से ज्यादा ब्रांड रख दिए गए तो डीवीडी प्लेयर की सेल 32% बढ़ गई थी। यानी अगर आप चाहते हैं कि बायर्स को आप अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकें तो आपको बायर्स के सामने अपने प्रोडक्ट्स के मल्टीपल ऑप्शन रखने होंगे। दूसरा अप्रोच है एसिमेट्रिक डोमिनेंस इफेक्ट। जब आप बायर्स को बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन दे देते हैं तो बायर्स के सामने किस ऑप्शन को चुने ये दिक्कत आने लगती है, क्योंकि हमारा ब्रेन ये एनालाइज ही नहीं कर पाता कि हम 2 बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शंस में से किसे चुने और हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बहुत भूख लगी हो और आपके सामने ये ऑप्शन रख दिया जाए कि आप आम और सेब में से किसी एक को चुनें तो आपको कंफ्यूजन होगी। आपको ये कंफ्यूजन होगी कि आप आम चुनें कि सेब चुनें। वहीं अगर आपके सामने 2 आम में से किसी एक आम को चुनने को कहा जाए तो आपको दोनों में से बेटर आम चुनने में कोई भी इश्यू नहीं होगा। जब एक ही तरह के 2 प्रोडक्ट होते हैं तो बायर्स को इंफीरियर और सुपीरियर प्रोडक्ट चुनने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जब भी बायर्स के सामने ऑप्शन रखें तो एक ही प्रोडक्ट के 2 ऑप्शन रखें। अगर आप 2 बिल्कुल ही अलग अलग प्रोडक्ट्स रखेंगे तो बायर्स हद से ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तीसरा अप्रोच है लाइकेबिलिटी बायस। सेलिंग में लाइकेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि ये पोटेंशियल बायर्स को इम्पैक्ट करती है। जब कोई ऐसा इंसान आपकी तारीफ करता है जिसे ना आप लाइक करते हो और ना ही उसे डिसलाइक करते हैं, और जब ऐसा इंसान आपकी तारीफ करने लगे तो आपकी लाइकेबिलिटी उसके लिए बढ़ जाती है। आप उसे लेकर पॉजिटिव फील करते हैं और फिर आप उसे पसंद करने लगते हैं। और ठीक ऐसा ही बायर्स के साथ भी होता है। जब आप बायर्स को ये बताते हैं कि आप उनकी पर्सनैलिटी को एडमायर करते हैं या आप उन्हें एज अ पर्सन लाइक करते हैं तो ये सुनकर बायर्स को अच्छा लगता है और वो आपके लिए बायस हो जाता है। इसके अलावा आप बायर्स के अपीयरेंस की तारीफ कर सकते हैं या फिर उनके हेयर स्टाइल की या फिर उनके गेस्ट रूम में लगी पेंटिंग की तारीफ कर सकते हैं। ऐसा करके बायर्स आपके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए एक लायबिलिटी बायस बना लेगा। चौथा अप्रोच है सोशल प्रूफ। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू पढ़ते हैं या फिर जो भी उस प्रोडक्ट को पहले यूज कर रहा है उससे फीडबैक लेते हैं। यानी हम प्रोडक्ट लेने के पहले सोशल प्रूफ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी अनजान शहर में हो और आपको भूख लगी हो और आपके सामने 2 बड़े बड़े रेस्टोरेंट दिख रहे हों। एक रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ है और दूसरा बिल्कुल खाली है, तो 90% चांस है कि आप उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां भीड़ ज्यादा है, क्योंकि आपको यही लगेगा कि इस रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा है तो इसका मतलब यही हुआ कि इसमें खाना अच्छा मिलता होगा। यानी आप सोशल प्रूफ के बेस पर अपना बाइंग डिसीजन बनाते हैं। जब आप अपना प्रोडक्ट बायर्स को बेचते हैं तो आपको बायर्स के सामने सोशल प्रूफ रखना पड़ता है। आपको बायर्स को यह बताना पड़ता है कि मिस्टर एक्स ने भी आपका ही प्रोडक्ट लिया है और मिस्टर वाई भी आपका ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इस तरह से सोशल प्रूफ देकर आप बायर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सोशल प्रूफ का यूज रेड बुल एनर्जी ड्रिंक ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। जब रेड बुल लॉन्च हुआ था तो रेड बुल ने अपनी कई सारी खाली कैन डस्टबिन में फेंकवा दी थी और डस्टबिन में पड़ी खाली कैन को जो भी देखता तो उसे यही लगता है कि ये एनर्जी ड्रिंक ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसे ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं।
इस तरह से रेड बुल ने बायर्स के मन में सोशल प्रूफ क्रिएट किया था। अगर हम सेंट्रल रूट की बात करें तो इस मेथड में हम बायर्स को एक्चुअल कंटेंट से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। हम बायर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी-अच्छी बातें बताकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। हम बायर को ये बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अलग क्यों है। हम बायर्स को ये बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह से उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। हम अपने प्रोडक्ट्स के मेरिट्स को इस तरह से बताते हैं जहां पर बायर्स हमारे प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस हो जाए। सेंट्रल रूट में आपका बायर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक क्रेडिट मैसेज देते हो। हमारा ब्रेन किस तरह से बाइंग डिसीजन लेता है, ये पिछले कुछ सालों से अननोन था, लेकिन अभी साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि किस तरह से हमारे बाइंग डिसीजन को हमारा ब्रेन इफेक्ट करता है। हाउ टू सेल द वे पीपल बाय। एज अ सेल्स पर्सन अक्सर हमें ये समझ में नहीं आता कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से बेचें और प्रोडक्ट बेचने के दौरान हम अपने थॉट प्रोसेस को किस तरह से रखें। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को उसी तरह से बेचें जिस तरह से आप प्रोडक्ट को अपने लिए खरीदते हैं, यानी आप अपने आप को बायर की जगह रखकर प्रोडक्ट को खरीदें। आपकी सेलिंग प्रोसेस आपके बाइंग डिसीजन के अलाइन में हो, यानी आप अपने आप से खुद ही पूछें कि अगर आप बायर होते तो क्या आप अपने प्रोडक्ट को खरीदते, या फिर आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो एज अ बायर आपको अपना ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जहां पर सेल्स पर्सन को यह लगने लगता है कि उसकी सेल्स स्किल्स की वजह से ही उसने बायर्स को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर किया था, लेकिन उस सेल्स पर्सन को खुद ये नहीं मालूम होता है कि उसने ऐसा क्या पिच किया था कि बायर्स प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर हो गया, या उसने सेल करने की कौन सी साइंस लगाई थी जहां पर उसकी सेलिंग स्किल्स और बायर्स की डिसीजन मेकिंग एक अलाइनमेंट में आ गई थी। इन सब बातों का जवाब एक सेल्स पर्सन कभी नहीं दे पाता है, इसलिए अक्सर ऐसे सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर, एज ए बायर आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, आप कार्ट लेकर घूमते रहते हैं, तभी आपकी नजर एक डिओड्रेंट पर पड़ती है। ये वही डिओड्रेंट होता है जिसका एडवर्टीजमेंट आपने 2-4 दिन पहले ही देखा था। आप उसे उठाते हैं, उसके प्राइस को चेक करते हैं, कंपनी चेक करते हैं और फिर आप उसे खरीद लेते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने ये डिओड्रेंट क्यों लिया? क्या आपने टीवी में इसका ऐड देखा था इसलिए खरीदा? या फिर आपको इसका प्राइस रीज़नेबल लगा इसलिए खरीदा था? या फिर आप डिओड्रेंट वाली कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं इसलिए खरीदा था? आप इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाएँगे। इनफैक्ट हर इंसान इस पर अलग-अलग आंसर देगा। कोई कहेगा कि उसने टीवी पर ऐड देखा था, इसलिए ऐड देखकर ही उसने ये डिओड्रेंट लिया था। किसी को इसका प्राइस रीज़नेबल लगा था, इसलिए उसने इसे खरीदने का डिसीजन लिया। किसी को कंपनी पर ज्यादा भरोसा था, इसलिए उसने इसे खरीदा। इन सब के आंसर में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि किसी को श्योरिटी नहीं है कि उसने डिओड्रेंट क्यों खरीदा। सबने सिर्फ गेस लगाया अपने आंसर में। अगर उनसे आगे ये पूछा जाए कि आपने जो आंसर दिया उसको थोड़ा जस्टिफाई करें, तो कोई भी अपने आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ना तो सेल्स पर्सन को पता है कि उसने ऐसा क्या किया जो बायर्स ने उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदा, और ना ही बायर्स को ये क्लियरली पता है कि उसने किस वजह से प्रोडक्ट को खरीदा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक बायर बाइंग डिसीजन किस बेसिस पर लेता है। एक रिसर्च की माने तो बायर्स जब भी बाइंग डिसीजन लेता है तो वो एक सर्टेन रिपीटेबल और मेंटल स्टेप्स को फॉलो करता है, और यही स्टेप्स ये बताते हैं कि एक बायर्स किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेगा भी या नहीं। इसके अलावा एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक बायर्स अपना बाइंग डिसीजन सेल्स पर्सन के मैसेज कंप्लीट होने के बाद नहीं बनाता है, बल्कि वो सेल्स पर्सन के प्रोडक्ट के पिच करने के दौरान ही ये डिसाइड कर लेता है कि उसे प्रोडक्ट लेना है या नहीं। यानी एक बायर्स शुरू के कुछ मिनट्स में ही अपना डिसीजन बना लेता है। एक साइंटिफिक रिसर्च में यह पाया गया है कि बाइंग डिसीजन 6 वाई और इमोशनल स्टेट का कॉम्बिनेशन है। जब 6 वाई और इमोशनल स्टेट कॉम्बाइन होते हैं तो एक बायस बाइंग डिसीजन लेता है। ये 6 वाई हैं: वाई चेंज, वाई नाउ, वाई योर इंडस्ट्री सॉल्यूशन, वाई यू एंड योर कंपनी, वाई योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, वाई स्पेंड द मनी। जब एक बायस को इन 6 वाई का सेटिस्फाइंग आंसर मिल जाता है तो वो फिर अपने लिए बाइंग डिसीजन लेता है, और इनमें से एक भी वाई का आंसर अगर बायर को नहीं मिलता है तो फिर बायर्स आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है। एज अ सेल्स पर्सन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि जब भी आप कस्टमर को अपना प्रोडक्ट पिच करें, तो पिच करने के दौरान आप इन 6 वाई का आंसर भी देते चलें। चलिए, इन 6 वाई को हम डीपली समझते हैं। पहला है वाई चेंज। जब भी बायर्स को आप कोई नया प्रोडक्ट सेल करते हो, तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर वो अपने प्रोडक्ट को क्यों चेंज करे? एज अ सेल्स पर्सन, आपको बायर्स को उनके पुराने प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम दिखानी होगी। आपको बायर्स को ये मैसेज कन्वे करना होगा कि वो जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसमें एक्स वाई जेड प्रॉब्लम है। आपने अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से पिच करना होगा कि आपका प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दूसरा है व्हाई नाउ। जब आप बायर्स को चेंज करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, तो आपको अगला स्टेप व्हाई नाउ का लेना होता है। आपको बायर्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को लेने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि अगर आपने अर्जेंसी नहीं क्रिएट की, तो बायर्स अपना डिसीजन फिर से चेंज कर सकता है। ध्यान रहे कि आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, आपको अर्जेंसी दिखानी नहीं है। आपको जबरदस्ती कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए पुश नहीं करना है। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आप कस्टमर से कह सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट पर अभी ऑफर चल रहा है, या फिर अभी डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर शुरू के 10-15 बायर्स को स्पेशल कूपन दिया जाएगा। इस तरह से आप कस्टमर को बिना प्रेशर दिए पुश कर सकते हैं। तीसरा है वाई योर इंडस्ट्री सॉल्यूशन। इस वाई का जवाब देने के लिए आप बायर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करके और कंपैरिजन करके ये बता सकते हैं कि क्यों आपकी इंडस्ट्री ही बायर्स को बेटर सॉल्यूशन देगी। और दूसरा तरीका ये है कि आपको बायर्स से अपना मैसेज इस तरह से कन्वे करना होगा जहां बायर्स को ये लगे कि आपके इंडस्ट्री के अलावा अगर उसने दूसरी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट लिया, तो वो कितना प्रॉब्लम में आ जाएगा। चौथा है वाई यू एंड योर कंपनी। रिस्क को लेकर एक बायर का जो परसेप्शन है, उसे आप ट्रस्ट के थ्रू कम कर सकते हैं। जब बायर से आप मीटिंग करते हैं, तो उसके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि वो आपको और आपकी कंपनी को क्यों चूज करे। लेकिन जब आप बायर्स को ये मैसेज कन्वे करते हो कि आप ट्रस्टवर्दी हो, तो बायर्स अपने आप आपके प्रोडक्ट और कंपनी पर भी ट्रस्ट करने लगता है। बिहेवियरल साइंटिस्ट ली रोज और एंड्रयू वार्ड का मानना है कि जब बायर्स आप पर ट्रस्ट करता है, तो वो आपसे आपकी नीड और कंसर्न के बारे में खुलकर कम्युनिकेट करता है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना होगा, आपको अपनी एक्सपर्टीज को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। पांचवा है वाई योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। जब आपको अपने प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में पता होगा, यानी आपको ये मालूम होगा कि आपका प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर से क्या अलग दे रहा है, तभी आप बायर्स को ये कन्विंस कर पाएंगे कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को क्यों ले। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको दो तरीके से मिल सकती है। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कम है, तो आपको कॉस्ट लीडरशिप मिलेगी, यानी बायर्स के मन में आपके प्रोडक्ट को खरीदने का ख्याल एक बार जरूर आएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग है या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा फैक्टर है जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है, तो आपको डिफरेंशिएशन एडवांटेज मिलेगा। छठा है वाई स्पेंड मनी। सबसे आखिरी वाई और सबसे इंपॉर्टेंट वाई यही है। बायर्स जब भी आपके प्रोडक्ट को खरीदने जाएगा, तो उसके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि वो आपके प्रोडक्ट पर पैसे क्यों लगाए। आपको अपनी सेल्स पिच में बायर्स को यह बताना होगा कि उसे आपके प्रोडक्ट पर पैसे लगाकर क्या-क्या मिलने वाला है, यानी उसे आपके प्रोडक्ट से मिलने वाला गेन बताएं। साथ ही आप बायर्स के अंदर फियर ऑफ लॉस भी क्रिएट करें। आप बायर्स को ये मैसेज कन्वे करें कि आपका प्रोडक्ट न खरीदकर वो क्या-क्या खो देगा, कितने सारे बेनिफिट्स उसे नहीं मिलेंगे अगर वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। अगर आप भी अपने सेल स्किल्स को बेटर बनाना चाहते हैं, तो आपको एज ए बायर सोचना होगा और आपको 6 वाई का सेटिस्फाइंग आंसर भी देना होगा। जब आप 6 वाई का आंसर सही से दे पाएंगे, तो ही बायर्स आपके प्रोडक्ट के लिए अपना बाइंग डिसीजन बनाएगा। सेलिंग टू योर बायर्स इमोशंस। हमारी लाइफ में ऐसे कम ही डिसीजन होते हैं जिसे हमने लॉजिक के बेस पर लिया हो। हम ज्यादातर डिसीजन इमोशंस के बेस पर लेते हैं। जब भी कोई हम डिसीजन लेते हैं, तो हमारा माइंड उस डिसीजन के इमोशंस को भी कंसीडर करता है, और उसी इमोशन के इन्फ्लुएंस में आकर हम अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेते हैं। उसी तरह जब बायर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसे खरीदने के लिए वो इमोशनल होकर सोचता है। न्यूरो साइंटिस्ट एंटोनियो डमासियो ने ह्यूमन इमोशंस पर एक रिसर्च किया था, और उनके रिसर्च का कंक्लूजन ये था कि ह्यूमन ब्रेन किसी भी चीज की वैल्यू असाइन करने या फिर अच्छे और बुरे में डिफरेंशिएट करने के लिए
इमोशंस का यूज करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट जोसेफ ले ड्यूक्स ने इसी रिसर्च को आगे कंटिन्यू किया और उनके अकॉर्डिंग जो आपके ब्रेन का लॉजिकल पार्ट होता है उससे आप किसी चीज को पहचानते हो, लेकिन आपके ब्रेन का जो इमोशनल पार्ट होता है उससे आप उस चीज के बारे में अच्छा या बुरा होने का व्यू रखते हो। आप उस चीज के बारे में अच्छा या बुरे का परसेप्शन बनाते हो। हर इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव तरह के इमोशंस होते हैं, लेकिन जिसमें पॉजिटिव इमोशंस होते हैं यानी ऐसे बायर्स जो पॉजिटिव इमोशंस का यूज करते हैं, उनके ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी सेलिंग स्किल्स से कन्विंस हो जाएं। पॉजिटिव इमोशंस टाइप के बायर्स थोड़ा लॉजिक का भी यूज करते हैं। वहीं अगर बायर नेगेटिव इमोशंस वाला है तो उसे हर चीज में दूसरों का स्वार्थ दिखेगा, उसे हर इंसान सेल्फिश लगेगा। उसे जब आप प्रोडक्ट पिच करोगे तो उसे यही लगेगा कि आप सेल्फिश हो, इसलिए आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो। भले ही आपके प्रोडक्ट से उसे फायदा मिले, लेकिन वो इजीली आपसे कन्विंस नहीं होगा। एज अ सेल्स पर्सन हमें बायर्स के इमोशनल स्टेट को आइडेंटिफाई करना होता है। हमें ये देखना होता है कि हम जिस बायर्स को अपना प्रोडक्ट पिच करने जा रहे हैं उसका इमोशनल स्टेट उस वक्त कैसा है। आप उसके इमोशनल स्टेट को देखकर ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट लेगा या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर बायर्स गुस्से में है या फ्रस्ट्रेटेड है तो चांसेस कम हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। प्रोडक्ट तो लेना दूर की बात, हो सकता है कि बायर आपको एंटरटेन ही ना करे। वहीं जब एक बायर अच्छे इमोशनल स्टेट में होता है तो आपकी सेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एज अ सेल्स पर्सन आपके अंदर भी कई सारे इमोशंस चलते हैं, जैसे फियर, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, और कभी कभी आपके और बायर्स के इमोशंस मैच नहीं होते हैं। ऐसे में सेल होना मुश्किल होता है। लेकिन 4 स्ट्रेटजी ऐसी हैं जिसका यूज करके आप बायर्स के इमोशनल स्टेट को चेंज कर सकते हैं।